पाकिस्तान के कंट्रोल वाले दो बहुत ही जरूरी इलाकों में एक साथ इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि पूरा इलाका जैसे थम सा गया है। सवाल ये है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। चलिए इसे ही समझते हैं। ये बातों से नहीं, जूतों से मारने वाले हैं। सोचिए, अवामी एक्शन कमेटी के एक लीडर का ये कहना अपने आप में बताता है कि लोगों में गुस्सा और हताशा किस हद तक है। ये दिखाता है कि बातचीत के सारे रास्ते जैसे बंद हो चुके हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह में चलते हैं। देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो ये कहानी है दो बड़े प्रोटेस्ट मूवमेंट्स की, जिन्होंने पूरे के पूरे रीजन को आप कह सकते हैं कि एक तरह से पैरालाइज कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों आंदोलन हैं तो एक साथ, पर हैं अलग अलग। मतलब इनके शुरू होने की फौरी वजह भी अलग हैं। गिलगित बल्तिस्तान में गुस्सा फूटा है नए टैक्स को लेकर, वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोग महंगाई और आसमान छूते बिजली के बिलों से परेशान हैं। और ये प्रोटेस्ट कोई छोटे मोटे नहीं हैं। इनका स्केल इतना बड़ा है कि सोचिए, सोस्ट पोर्ट पर 200 से ज्यादा कंटेनर बस फंसे पड़े हैं। अंदर जो सामान है वो सड़ रहा है, खराब हो रहा है। मतलब आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, पर चीन के साथ जो ट्रेड रिलेशन है उन पर भी सीधी चोट पड़ रही है। तो ये टैक्स, ये महंगाई, ये तो वो वजह हैं जो ऊपर से दिख रही हैं। लेकिन अगर मामले की जड़ तक जाएं तो पता चलता है कि असली समस्या तो कहीं ज्यादा गहरी, पुरानी और पॉलिटिकल है। और वो जड़ है कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो, यानी संवैधानिक अनिश्चितता। मतलब इन इलाकों का कानूनी स्टेटस ही साफ नहीं है। इस्लामाबाद इन पर हुकूमत तो करता है, लेकिन इन्हें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली या सीनेट में कोई जगह नहीं दी गई है। और विडंबना देखिए, जब नुमाइंदगी देने की बात आती है तो ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब टैक्स वसूलने की बारी आती है तो इन पर सारे फेडरल टैक्स लगा दिए जाते हैं। इसीलिए प्रदर्शनकारियों की मांगें सिर्फ टैक्स या बिजली बिल कम करने तक सीमित नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी ने जो अपना 38 पॉइंट का चार्टर रखा है वो असल में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करता है। उनकी मांग है कि कश्मीरी शरणार्थियों के लिए रिजर्व 12 सीटें खत्म हों, मंगला डैम जैसे प्रोजेक्ट से जो बिजली बनती है उस पर स्थानीय लोगों को सही दाम पर हक मिले और गेहूं पर सब्सिडी वापस लाई जाए। तो ये तो हुई लोकल दिक्कतों की बात, पर इस पूरे मामले का एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन प्रदर्शनों पर पूरी दुनिया की नजरें क्यों टिकी हुई हैं। देखिए, इस खेल में 3 बड़े प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान, चीन और भारत। पाकिस्तान के लिए तो ये अपने ही घर में स्थिरता बनाए रखने की चुनौती है। चीन की चिंता है उसका खरबों डॉलर का सीपेक प्रोजेक्ट, जो यहीं गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होता है। और जाहिर है भारत भी इस विवादित क्षेत्र में हो रही हर छोटी बड़ी हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए है। तो सवाल उठता है कि ये जो संकट बढ़ता जा रहा है, इस पर इस्लामाबाद का रिएक्शन क्या है? सरकार कर क्या रही है? पहले कोशिश हुई बातचीत की, 13 घंटे तक मैराथन बैठ के चली, लेकिन सब बेनतीजा। बात वहां आकर अटक गई जब प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया कि वो कश्मीरी शरणार्थियों के लिए रिजर्व सीटों को खत्म करने की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। और बस जैसे ही बातचीत फेल हुई, सरकार का रवैया बातचीत से बदलकर बल प्रयोग का हो गया। इसके बाद इस्लामाबाद ने वही प्लेबुक अपनाई जो अक्सर ऐसी स्थितियों में अपनाई जाती है। 3 कदम उठाए गए। पहला, भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती। दूसरा, पूरे इलाके को सील कर देना, मतलब आने जाने के रास्ते बंद। और तीसरा, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, इंटरनेट, मोबाइल सब बंद, ताकि लोग आपस में जुड़ ना पाएं और बाहर की दुनिया तक खबर ना पहुंचे। ये किसी भी आंदोलन को कुचलने का एक क्लासिक तरीका है। तो अब सिचुएशन एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से सवाल उठता है कि आगे क्या? इस तात्कालिक संकट को सुलझाने के अलावा पाकिस्तान के सामने कुछ बड़े और मुश्किल फैसले लेने का वक्त आ गया है। अगर फौरी तौर पर तनाव कम करना है तो कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुझाए जा रहे हैं, जैसे कि सोस्ट पोर्ट पर जो कंटेनर फंसे हैं उन्हें एक बार के लिए बिना टैक्स के जाने दिया जाए। जिन व्यापारियों का माल खराब हुआ है उन्हें मुआवजा मिले और एक ऐसी टैक्स पॉलिसी बने जिसमें जो सामान लोकल इस्तेमाल के लिए है उस पर छूट हो। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो फिलहाल इस आग पर पानी डाल सकते हैं। लेकिन ये सब तो बस फौरी राहत देने जैसा है, एक तरह से बैंडेड लगाना। ये दशकों से चली आ रही उस गहरी राजनीतिक बीमारी का इलाज नहीं है जिसकी जड़ में वही प्रतिनिधित्व की कमी और संवैधानिक अधर में लटका हुआ स्टेटस है। और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पे वापस आ जाते हैं, क्या इस्लामाबाद इन इलाकों को असल मायने में राजनीतिक अधिकार और नुमाइंदगी देगा, या फिर ये क्षेत्र हमेशा के लिए इसी अधर में, इसी अनिश्चितता में लटका रहेगा? इस पूरे रीजन का भविष्य असल में इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।